आवाज आ रही है बेटा? एक बार प्लीज। आवाज आ रही है बेटा? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर वेल्थ एंड हेल्थ इज बोथ आर गुड। तो बेटा स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो चल रहा है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं आज क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चंस लगाने का। आज 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। जो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा है 20 ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन सीरीज चली रही है ये, तो पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज भी है आप, है ना। तो मुरीद हो जाओगे यार आप इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन देख के कि यार जो कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी लगवाए जा रहे हैं। तो देखो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, जीरोथ लॉ चल रहा है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एसएससी नवंबर में आपका, भाई नवंबर में आपका एसएससी है। तो भाई उसके लिए बैच तो है ये संपूर्ण बैच फॉर दी एसएससी, नवंबर एसएससी या फिर डीडीए कह लीजिए, डीडीए जेईई का, डीडीए जेई, या फिर जो डी ट्रिपल एसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए भी आ रहा है। तो जो सिविल इंजीनियर्स है उनके लिए भी ये सारी चीजें हैं। तो यार मैं तो ये कह रहा हूं कि ए टू जी जब आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आपको तो यार मेहनत करनी चाहिए और जितना हो सकता है उतना ज्यादा आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो आप आगे बढ़िए और जितना जल्दी हो सकता है अपने दोस्तों को बताइए कि यार देखो ये चल रहा है और बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए यार, अगर आपको कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी तरीके का तो आप लोग देखिए हमारा चैनल है जेईई की तैयारी, एड अंकल जेईई की तैयारी, सिर्फ इतना ही है। और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से फटाफट टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही स्क्रीन पे आ गया आपका, देख लो। बोला था ना कि आएगा दी एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। पहले देखो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, बोल क्या रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज गिवन बाय, अगर मैं ये बात करूं तो देखो यार, लॉ ऑफ स्टेबिलिटी इसको छोड़ो, ये तो ये ऑप्शंस है। अगर मैं इन चार ऑप्शंस में बात करता हूं तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर के ऊपर बात करता है। किसके ऊपर बात करता है बेटा? टेम्परेचर के ऊपर बात करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो ये बात करता है इस सिस्टम के ऊपर कि क्यू कितना गया, आपको क्यू वर्क कितना मिला और रिजेक्टेड कितना हुआ, इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो बच क्या गया? आइसोलेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका यहां पे बन के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। जैसे ही वर्ड आया टेम्परेचर तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड, यहीं से मैं पढ़ा देता हूं सारी चीजें। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन द क्लोज कंटेनर। अगर हम क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं भाई, तो प्रेशर क्या होगा? अब देखो ये रहा भाई, क्लोज सिस्टम है। क्या है जी? क्लोज सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम सपोज करो इसके अंदर मैं पिस्टन अरेंजमेंट लगा दिया, तो भाई आप देखो ये इस तरीके से जा रहा है। तो टेम्परेचर, अगर सपोज करो अगर आपको ये दिख रहा है कि क्लोज सिस्टम है, तो यार सिंपल सी बात है, यहां से आपको क्या दिखेगा? ये सारी चीजें आपको यहां पे दिखने वाली है। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सर दो चीजें, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी बढ़ रही है। दो चीजें, डेंसिटी, तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। अरे क्लोज सिस्टम बोल दिया ना, क्लोज कंटेनर बोल दिया, ओपन बोलता तो कुछ और होता है। ओपन में तो यहां से पास हुआ तो यहां से आउट हो गया, तो आउट और इन वाली कहानी बनती है ओपन सिस्टम में। बट अगर हम लोग बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि क्या वर्डिंग बोल रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ा चुका हूं बेटा सारी चीजें। अब देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच। क्या है करेक्टली मैच? करेक्टली बताना, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली। हीट इज अ पॉइंट फंक्शन, नहीं सर, हीट इज अ पाथ फंक्शन। करेक्ट आंसर देख लो, मैं ये लिख रहा हूं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पाथ फंक्शन है। एनर्जी, एनर्जी को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इट इज योर पॉइंट फंक्शन। एनर्जी कैसे डिस्क्राइब होता है? पॉइंट फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब होता है। तो आप लिख सकते हो क्लोज कंटेनर में डीई इज अ पॉइंट फंक्शन इज जीरो, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। करेक्ट क्लोज है ना। अब गिब्स फंक्शन पाथ नहीं होता, पॉइंट फंक्शन होता है। गिब्स इज अ पॉइंट फंक्शन। सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी इज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल करेक्ट। तो जो करेक्टली मैच है आपका सी ऑप्शन है। तो करेक्टली मैच आपका सी ऑप्शन है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्टली मैच आपका सी ऑप्शन है। देखो अगर करेक्ट बताने हैं तो करेक्ट इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए, बाई मेटेलिक स्ट्रिप टू डिफरेंट मेटल बैंड,
अब ये क्या कह रहे हैं जी, ये दो मेटेलिक स्ट्रिप है भाई, ये यहाँ पे अलग इस तरीके से, ठीक है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग, दो डिफरेंट मटेरियल से बेंड हो गई बीच में से, सपोज करो ये यहां से इस तरीके से बेंड हो गई। रीजन क्या है बेंड होने का, तो रीजन अगर मैं बताऊं तो डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बिल्कुल सर यही है, दो डिफरेंट मटेरियल है तो डिफरेंट मटेरियल का जो एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ आप बोलो कि लीनियर एक्सपेंशन है, तो भाई वो तो चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा तो यार आपके इस प्रोसेस में बेंडिंग आ सकती है। वही कॉन्सेप्ट पूछा, बेंडिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन ए पे ही टिक कर दो। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, ये रे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। द गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जनवरी वॉज रिकॉर्डेड एज 2 किलो पास्कल, नहीं 2000 किलो, 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल एंड 220 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली एट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉज 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ टायर आफ्टर द ट्रिप, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पूछा है। अब देखो अगर मैं टायर के वॉल्यूम की बात करूं, सिंपल सी बात है सर, पीवी इक्वल टू एमआरटी लगाते हो आप लोग, है ना, तो अगर आप बात करो वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए तो मैं ये लिख सकता हूं P1 इक्वल टू T1, अरे हाँ ना, P1 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू T2, अरे यस और नो, ये पूछ रहा है, अब T2 की वैल्यू पूछ रहा है भाई। अब देखो पहले है गेज प्रेशर, तो मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि बेटा P एब्सोल्यूट क्या होता है, P एब्सोल्यूट होता है P गेज और प्लस में P एटमॉस्फेयर। अगर आपका P गेज यहाँ पे कहीं गिवन है 200, तो उसके अंदर आप बोल रहे हो कि भाई ये एटमॉस्फेयर 100, तो ये बन जाएगा 300 किलो पास्कल। अगर ये बोल रहे हैं 220, तो 220 प्लस में 100 कर दो तो बन जाएगा 320 किलो पास्कल, करेक्ट हो? इस तरीके से बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है तो ठीक है भाई, डिग्री सेल्सियस में बाद में कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P1 कितना हो गया भाई 300 और डिवाइड बाई 320 इक्वल टू T1 टेम्परेचर 27 है तो कैलविन में ले लो 300 कैलविन, क्या ले लो भाई 300 कैलविन डिवाइड बाई T2। तो अगर आप ये 300 कैलविन ले लिया तो बाद में चेंज कर लेंगे, अरे भाई अब कल ही पढ़ा है आपको टेम्परेचर इक्वल टू 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर इन कैलविन बन के आ जाएगा, किसमें बन के आएगा, कैलविन में बन के आएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है भाई, चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, आंसर भी दे रहे हैं। चलिए अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, कैल्सी निकाल लो भाई, ये इधर आ जाएगा, 300 से 300 कट गया तो T2 आ गया आपका 320 केल्विन, कितना केल्विन आ गया 320, और अगर T2 में से 273 माइनस कर दो तो माइनस के 273, तो भाई 47 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो देख लो 47 डिग्री सेल्सियस आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, Which of the following is an example of irreversible process? वाओ, कॉन्सेप्ट देखो irreversible, इतनी बार कॉन्सेप्ट आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है कि भाई बताओ irreversible प्रोसेस क्या है, irreversible। तो भाई अब आप देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड हो सकता है, थर्मो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, देखो एक्सपेंशन, बट मैं ये बोल रहा हूं उसने अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर ये होता ना रिस्ट्रिक्टेड तो कुछ और सोचते, बट अनरिस्ट्रिक्टेड है, आंसर आ गया बी। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, जहां पे गैसेज का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है, जाने दो, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल, जो लौट के नहीं आएगा वापस। चलिए थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कराया था आपका, एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। चलो आए भाई, ये रेशो पूछ रहा है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो याद रखना T2 बाई T1 अगर टेम्परेचर की टर्म में, तो ऊपर देखो टेम्परेचर T2 है तो P2 हो जाएगा डिवाइड बाई P1 हो जाएगा, और प्रोसेस हो जाएगा गामा -1 डिवाइड बाई गामा। और अगर इसको चेंज करना है वॉल्यूम की टर्म में, तो वॉल्यूम उल्टा हो जाएगा V1 बाई V2 की पावर, ये बचेगा सिर्फ गामा -1, इतना बचेगा। तो अगर आप देखो T2 बाई T1, अगर ये उल्टा हो जाए तो T1 बाई T2, तो T1 P1 बाई ए, तो यहां पे चेक कर लो, तो भाई यही ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन P2 बाई P2 गामा -1। तो ऐसे आपको चेक करना है, बस हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए ये कहता है कि 10th क्वेश्चन पे आ गई, ए स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट इतना इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। ओके 60 डिग्री सेल्सियस पे स्टील बॉल है भाई, इतना मास है, स्पेसिफिक हीट तो लिख लो, मास है आपका 1 kg, स्पेसिफिक हीट है आपकी 0.4 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस,
और टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट ना? ठीक है। इट इज ड्रॉप इनटू 1 केजी ऑफ वाटर, क्या कहते हैं, एक मास है, मास कितना हो जाएगा 1 केजी, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सीपी ऑफ वाटर, सीपी तो बेटा 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बच्चे को ये भूल जाता है। और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं द फाइनल स्टडी, ओके, स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, जो स्टेट था वाटर का टेम्परेचर था वो कितना था। तो देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, यहां से हिंट कैसे चेक किया जाता है। अगर ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो सारा क्वेश्चन देखो ऊपर सभी जो फॉर्मूले है, जो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है, सब में जो टेम्परेचर है वो 20 अबव है और 60 डिग्री सेल्सियस से कम है। आप देखो जो टेम्परेचर है, बिल्कुल ध्यान से देखना, 60 से लेस देन है और 20 से सभी ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब क्या है सर यहाँ पे कि भाई ये कह रहा है कि एक स्टील बॉल है, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मास ऑफ स्टील बॉल सीपी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अब ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप किया एक, इसमें इक्विवेलेंट हो गया हीट ट्रांसफर, जो एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, तो एम सी डेल्टा टी। तो ये तो वाटर की टर्म में आ गई भाई साहब। तो ये देखो मास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 0.4। अब ये टेम्परेचर है 60, अगर आप देखो टेम्परेचर लिख लो 273 माइनस, अगर मैं 273 करूं तो आप ये डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन में हो, केल्विन में बराबर ही बात आएगी 0। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 60 माइनस टी इक्वल टू मास है 1 मल्टीप्लाई बाई सीपी है 4.18 और टी माइनस 20। ये बन गया आपका टेम्परेचर। एक मिडिल वाला टेम्परेचर बताना था, वो ऐसे निकलता है, फाइंड आउट होता है। बस अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो यार ये तो आपके लिए हो जाएगा, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 से 1 कट गया, ये इस तरफ ले लो या ओपन कर लो, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.4 तो 24 माइनस 0.4 टी इक्वल टू 4.180 माइनस 4.180 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 83.6। अब ये इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस में 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 4.18 प्लस में 0.4, और अगर आप डिवाइड बाई करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 23.5 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन हो गया। बस इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को सोचना है भाई, अगर आप ऐसे सोच लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपका देख ही रहा हूं बार बार कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सोचना, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो कैसे हमें पता लगती है चीजें, कई बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता लग जाती है। देखो A120 वोल्ट है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर ड्रॉ 1 एम्पियर, तो भाई ये तो करंट हो गया, करंट को डिनोट करते हैं आई से, इतना एम्पियर हो गया, ये वोल्ट होगी। तो आपको मैंने पढ़ाया भी है यार पावर, और पावर इक्वल टू होती है V इंटू आई, और पावर की यूनिट होती है भाई वोट, और वोट को लिखते हैं जूल पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे आंसर देखो कंप्लीटली किसके अंदर है, जूल के अंदर है, जूल है ना, किलो जूल या जूल, और तो मल्टीप्लाई भाई अगर मैं यहाँ पे टाइम कर दूं, और टाइम भी क्या ले लो सेकंड में, तो टाइम से टाइम में नहीं कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया V मल्टीप्लाई बाई आई और मल्टीप्लाई बाई टी टाइम, बस। तो वोल्ट कितना 120, करंट कितना है 10 एम्पियर, और टाइम कितना भाई 10 मिनट है, तो कितना 10 मिनट, तो 10 डिवाइड बाई कितना कर दो 60 कर दो, मिनट में आ रहा है ना, तो किलो जूल है ना, तो सेकंड से सेकंड कटना है, तो डिवाइड बाई अगर 10 मिनट को ये 60, अरे सॉरी मिनट में थोड़ी कन्वर्ट करना, 10 मिनट है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा। तो बस सोल्व करिए भाई, 120 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ गया बेटा 72000 जूल आ गया, और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 720 किलो जूल इज आंसर, तो 720 आ गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, तो यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगर ये बात करते हैं, एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल सच दैट द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, यहां से यहां तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। और आपको पढ़ा होगा कि चेंज इन वो क्या होता है भाई, पीडीवी, अरे हाँ है ना, तो V1 और V2, तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो P इंटू V2 माइनस V1। तो प्रेशर कितना है कॉन्सेप्ट में, प्रेशर कुछ गिवन है क्या, 200 किलो पास्कल, तो 200 किलो जूल है ना, किलो पास्कल, ठीक है, किलो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ना करते क्या इसको डायरेक्ट, ठीक है, या बाद में देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, और V वॉल्यूम टू क्या है, ये रहा V1 और ये रहा V2, तो V2 है आपका फ्रॉम 0.2 वो हो रहा है ना,
तो V1 यहां था, उस पोजीशन पे जा रहा है। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, देखो ये कह रहा है कि भाई ये यहां पे रखा हुआ था ना, 0.2 पे रखा था पहले, तो इनिशियल पोजीशन तो V1 होगी ना, इधर आ रहा है, तो ये फाइनल V2 हो गई। तो भाई ये हो गया 0.02 माइनस 0.2, बस अब एक कर लीजिए 0.02 माइनस 0.2, अरे सॉरी 0.02 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200, तो माइनस 36, तो माइनस 36 ये किलो है, तो आपको इसमें किलो जूल, तो माइनस 36 वर्क आ गया, तो ये आ गया। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये बन के आ गया 36 माइनस 36। चलिए ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रही है ना बातें। चलिए मैचिंग करनी है करेक्ट के साथ। देखो अगर मैं जीरोथ लो की बात करता हूं, कौन से बात करता हूं, जीरोथ लो, और जीरोथ लो कहां पे जाएगा भाई, टेम्परेचर के ऊपर बात करता है। तो जीरोथ लो किसके ऊपर बात करता है भाई, टेम्परेचर के ऊपर बात करता है। देखो ये रहा टेम्परेचर, तो सी का तीसरा बन गया, तो सी का तीसरा बन गया, तो सी का तीसरा ढूंढो, सी का तीसरा, तो ये सी ऑप्शन कैंसिल आउट और ये बी ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है। सी का तीसरा बन गया। फर्स्ट लो, अगर मैं चलो इसकी भी बात करते हैं, फर्स्ट लो की बात कर ले, तो ये सबको पता है सेकंड लो एंट्रोपी होता है, तो सेकंड लो एंट्रोपी हो गया, तो बी का हो गया भाई आपका चौथा, तो बी का चौथा हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हो गया, ये कर गया। तो भाई बी का ये हो गया, तो थर्ड लो क्या हो गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कितना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अभी जब साइंटिस्ट ने पिछली बार किया था तो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 केल्विन तक पहुंच गया ये, है ना, इतने अप्रोक्सीमेट केल्विन तक पहुंच गया है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब पिछली बार चेक किया था तो ये था केल्विन में। तो फर्स्ट लो सीधी बात हो गई सर, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन आ गया डी, ऐसे चेक किया जाता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो भाई आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ऑल द अबव, थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी पढ़ाया नहीं है बस बता देता हूं। देखो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, मैं उसका ये डायग्राम बना रहा हूं, ये जो आपके घर में एसी वेसी जो यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर, ये काम करता है ना। तो सपोज करो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये जो डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ध्यान रखना ये डॉटेड लाइन है आपकी, ये एक सिंगल डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है यहाँ पे, है। तो ये क्या है आपका, इसी वर्ड को बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में थ्रोटलिंग प्रोसेस में, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे H3 इक्वल टू H4 है तो बेशक, बट यही क्या होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं थ्रोटल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे लगा होता है थ्रोटल वॉल। तो थ्रोटल वॉल जब आप आरएसी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आएगा आरएसी में, या अपकमिंग में आएगा, चैप्टर 2 में आएगा निकल के ये सारा कॉन्सेप्ट, तो M2 मतलब थर्मोडायनेमिक्स में। तो वहां पे जब आप लोग पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मो में, तो ये सारी चीज आएगी, तो थ्रोटलिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा थ्रोटलिंग। चलिए नेक्स्ट पेज पाओ, 15 पे आगे देखो, ये क्या कहता है, सुनना बड़े ध्यान से। अरे ये तो कर लोगे अब आप लोग, चलो इसको भी आप कर लोगे। ये आ जाओ, देखो ये रहा, इफ H रेफर्ड हीट T ट्रांसफर टेम्परेचर देन द थ्रोटलिंग प्रोसेस। मैंने भी आपको बताया ना प्रीवियसली, तो थ्रोटलिंग, ये बाद में करेंगे क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं, अभी पढ़ाया नहीं है ये आपको, अपकमिंग क्लासेस लिख देते हैं अपकमिंग में, अभी पढ़ाया नहीं है ये, तो जैसे होगा कर लेंगे। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस अभी प्रीवियसली आपको बताया कि थ्रोटलिंग में ये H3H4, तो अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं दिखाई दे रहा है H3H4, कहीं दिखाई दे रहा नहीं सर, ये स्क्वायर है, ये इस तरीके से ये रहा, तो सिर्फ इस तरीके से दिखाई दे रहा है H1 इक्वल टू H2। तो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो राइट आंसर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अरे हाँ ना, बोलते रहा करो भाई। चलो ये बन गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई ये जल्दी से AEJE की तैयारी, फटाफट जाओ AEJE की तैयारी को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, फटाफट जाके, है ना। अब देखो यही कह रहा है, अब कुछ नहीं कह रहा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल, वर्ड देखो रिवर्सिबल, और अभी थ्रोटलिंग पढ़ा है भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन ऑल्सो इरिवर्सिबल, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट, ये भी इरिवर्सिबल। सिर्फ एक बचा आइसोथर्मल, वर्ड देखो आइसोथर्मल, बोला ना कि आपको वर्डिंग से पहचानना है, तो आपने पहचाना आइसोथर्मल से, तो अगर आपसे कहीं पे भी वर्ड आ जाए आइसोथर्मल तो डायरेक्टली टिक कर देना, आइसोथर्मल इज अ रिवर्सिबल, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप समझ सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस आता है, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर टू कंप्रेस इट, भाई देखो और ये थोड़ा सा एक डाउटफुल था, पर इस डाउटफुल को दूर कर देते हैं, आइसोथर्मल आंसर जो आएगा आइसोथर्मल ही आएगा। भाई कंप्रेस एयर करना है तो आइसोथर्मल ही करना पड़ता है, अरे आप करो ना टेम्परेचर जो आइसोथर्मली करना पड़ता है, ठीक है। तो आइसोथर्मली प्रोसेस आ जाता है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग, ठीक है।
ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था। द इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो एक एक बच्चे को पता है कि सर ये डी यू प्लस में डी डब्ल्यू होता है, सबको मालूम है, ठीक है। अगर डी यू की बात करें तो एम सी डेल्टा टी होता है। तो इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है डायरेक्टली डेल्टा टी है। तो टेम्परेचर वर्ड देखो कहां पे आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम ओनली टेम्परेचर। तो अगर वर्ड आए ना ओनली टेम्परेचर, क्या वर्ड आए, ओनली टेम्परेचर आएगा। तो जहां पे भी टेम्परेचर आएगा सिर्फ ओनली, वही फंक्शन हो जाएगा आपका आइडियल गैस का फंक्शन में क्या आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप डी एच की बात करोगे वो भी सी डेल्टा आता है। तो एंथैल्पी का भी अगर पूछे बट कंडीशन क्या होगी, आइडियल गैस कंडीशन, आइडियल गैस कंडीशन होगी। तो एंथैल्पी भी फंक्शन किसका हो जाएगा, टेम्परेचर ओनली का हो जाएगा। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट कहां से लगाया भाई, वर्क आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम एट द इंटरनल एनर्जी इज अ फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। अब ये बताइए आप क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को बताइए हर एक बच्चा कि भाई फ्लो पूछ रहा है वो, वर्क सिस्टम इज दैट द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इन एन नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब होता है क्लोज सिस्टम। क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। तो आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम इज द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का अगर एक्सपेंस होगा तो क्या होगा भाई, एडियाबेटिकली होगा। क्या होगा आपका, एडियाबेटिकली होगा। तो एडियाबेटिकली इज द करेक्ट आंसर। अरे क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक में डी क्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन क्या हो गया, एडियाबेटिकली, ठीक है। चलिए दी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। तो अगर कभी भी ऐसा वर्ड आए तो ये भाई आपका क्वेश्चन है आर एस खुरमी। आर एस खुरमी में ये कॉन्सेप्ट आपको 50 बार गिरा और सेम कॉन्सेप्ट एसएससी ने, एसएससी जेई ने जब तक एग्जाम चल रहे कई बार पूछा है। एसएससी की बात कर लो, आरआरबी की बात कर लो, ये पूछा है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो आंसर आएगा व्हेन द मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। तो उसी वर्ड को बोला है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो उस चीज को क्या बोला उन्होंने, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बारे में बात की गई है। चलिए अगर कभी भी ऐसा डायग्राम दिख जाए, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं यार, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। एन आइडियल गैस कैन बी टेकन फ्रॉम के पॉइंट एंड 3 डिफरेंट पाथ। ये सभी पाथ है, तो इन सभी पाथ में एक चीज कॉमन होती है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो आपको एक चीज देखना, सेम चेंज क्या होगा, सेम चेंज होगा इंटरनल एनर्जी का, सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सारा चेंज क्या होगा, सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर वो कभी भी बात करे इंटरनल एनर्जी की तो भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्टली सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो ऐसे क्यों, रीजन क्या है, देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। तो अगर कोई पाथ ये है तो इसमें आप डी यू निकालोगे, फिर इस पाथ में फिर डी यू डी यू डी यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, तो तभी आके प्रोसेस होगा सी ऑप्शन, करेक्ट ना। चलो अब देखिए ये एडियाबेटिकली लिखा हुआ है, एडियाबेटिकली क्या वर्ड है ये, एडियाबेटिकली। देखो ये क्या कहता है, पीवी की पावर एन इक्वल टू सी। ये कह रहा है भाई पीवी की पावर, ध्यान से सुनना, पीवी की पावर इक्वल टू सी। अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाए, सपोज करो लो पीवी की पावर जीरो इक्वल टू सी, और आपको पता अगर पावर किसी की भी जीरो है, सपोज करो देखो वी वन की पावर वी, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो सपोज करो वी की पावर जीरो हो जाए तो ये बोला जाता है वन। तो ये बन गया वन, तो P मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट। और जहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे टिक कर दो। इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सपोज करो PV की पावर n इक्वल टू सी। तो अगर आप ये देखो P n की पावर इंफिनिटी हो जाए, क्या हो जाए भाई, इंफिनिटी हो जाए, तो आपका इसकी तो वैल्यू इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यही आपका ग्राफ दिखाता है, ठीक है। तो चलिए इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब देखो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये मैंने दो रूम बनाए अपने, एक रूम मेरा एक दूसरा किसी और का है, और यहाँ पे गैस कलेक्शन है, गैस का कलेक्शन है। और जैसे ही मैं इस डिवाइडर को यहां से रिमूव करूंगा, डिवाइडर है नहीं, रिमूव करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया यहां से, तो ध्यान में रखना, अगर जैसे मैंने इसको यहां से रिमूव किया तो क्या होगा, गैसेज अपने आप इधर फ्लो होने लगेगी। तो ऐसे फ्लो होने लगेगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भाई हीट भी जीरो हो गई है, वर्क भी जीरो गया है। क्यों, रीजन क्या है कि यहाँ पे तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड है ना, इस तरीके से हीट भी जीरो वर्क भी जीरो। बट क्या हो रहा है, जो आपका जो टेम्परेचर है, तो देखो इनिशियल टेम्परेचर कुछ ऐसे था टी आई, और यहाँ पे क्या होगा, गैसेज आपस में देखो वॉल पे टकराएगी, वॉल से टकराएगी तो फ्रिक्शन जनरेट करेगी, तो थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर क्या होगा फाइनल पे, मींस
पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, बट इट इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना, इट इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चा कह देता है कि सर ये आइसोथर्मल है, मैंने कहा कि नहीं भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि देखो ग्राफ गिरा। आइसोथर्मल में क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर आपने देखा होगा जीरो, तो पूछ ही ये रहा है कि वर्क के बारे में पूछ रहा है, वर्क क्या होगा, तो वर्क विल बी अ जीरो। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, वर्क इज जीरो। अरे हाँ है ना, तो ये बन गया जी भाई जीरो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आइए, द इंटरनल एनर्जी। फिर से आया इंटरनल एनर्जी, किसके ऊपर डिपेंड होती है इंटरनल एनर्जी, आपको बताया था टेम्परेचर पे। तो कहां है टेम्परेचर, ये रहा टेम्परेचर, ऑप्शन ही हो गया टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है। अरे यार ये तो आप खुद करना, अब तो आप इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो जाए, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये क्या आपके लिए होमवर्क है। तो आपको इसके बारे में जो पढ़ाया है थोड़ा सा आपको सोचना है, समझना है, ठीक है जी। तो आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं होमवर्क देता हूं, कि ताकि क्या हो, आप ज्यादा से ज्यादा घर पे जाके इस क्वेश्चन की स्टडी कर सको, बिकॉज आप लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है ना, करेक्ट ना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन जो फंसाता है बच्चों को, ए फैन कंज्यूम 20 वोल्ट, तो भाई पावर दे दी इसने ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्चार्ज एयर फ्रॉम दी वेंटिलेटेड फ्रॉम आर इतना, तो मास फ्लो रेट दे दिया भाई इतना और केजी पर सेकेंड, और पावर दे दी भाई 20 वोल्ट। और काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर ये दे दिया पावर, अरे भाई अब देखो डिस्चार्ज एयर फ्रॉम द वेंटिलेटेड रूम, और ये तो मैक्सिमम एयर आउटलेट वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है, वेलोसिटी, आउटलेट वेलोसिटी, ठीक है। भाई एक काम करता है वो डिस्चार्ज करता है वेंटिलेटेड रूम में इतना, तो भाई आप अगर मैं बात करूं एक तरीके से, एक तरफ पावर दे दी मास दे दी, तो अगर मैं वॉल्यूम की, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो पावर क्या होती है सर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक तरीके से लिख लो, तो हाफ मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई, देख लो अगर आप इसको देख लो, हाफ पावर, पावर कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाई 2 अपन में मास फ्लो रेट कितना है 0.25, और ये वी स्क्वायर है, ये कर लो बस, 40 डिवाइड बाई 25 हो गया, 40 40 डिवाइड बाई 0.25, अरे यार 40 डिवाइड बाई 0.25, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो पावर 20 वोट होगी ना, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 40 डिवाइड बाई 0.25, 160, तो 12.64 आ गया। तो भाई v की वैल्यू आ गई 12.649। तो अगर आप इससे इस तरीके से सोल्व कर लोगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ना। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए भाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशियो T1, तो T1 बाई T2, तो यहां पे भी P1 बाई P2, P1 बाई P2 गामा वाला ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब देखिए ये रहा n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही है ना, पी n इक्वल टू, तो इन्फिनिटी लार्ज है n की, अभी बताया ये तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो आंसर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये तो वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाना चाहिए डायरेक्टली, इन्फिनिटी है तो वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट मान लेंगे, करेक्ट है भाई। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना पड़ता है, ओके। चलो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, विदाउट डायरेक्ट, तो ये फायरोमीटर को याद रखना पड़ेगा आपको, किसको, फायरोमीटर को आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन है ये आपका आरएसी की बुक से, आरएसी की जो बुक्स है आरएस को, तो वहां से आरएसी की बुक से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर दी, और जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता है बच्चों को पता है कि वो टर्म आएंगी लोग की टर्म में, ये बन गया पॉलीट्रोपिक, ठीक है, ये बन गया आपका कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में, तो P1 ln बचा भाई, P1 ln P1 बाई P2 बच गया, तो आपका सी ऑप्शन हो गया। इधर आएगा तो V2 बाई V1 आएगा, इधर आएगा तो V2 बाई V1 आएगा, इधर P1 बाई P2 आएगा, करेक्ट है। चलिए अरे कैसे आएगा देख लो भाई, P1 V1 इक्वल टू T1 है ना, तो आप अगर लिखोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो अगर आप इस तरफ V2 को ले जाओगे तो V2 बाई V1 इस तरीके से है ना, तो ऐसे लेके आना पड़ता है, तो P1 P2 तो ऐसे चेंज होगा, तो P1 बाई P2 ये बन गया। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एनर्जी, और एनर्जी इज द, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कल,
पॉइंट फंक्शन, और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ये रहा। तो कैसे भाई, साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज साइक्लिक इंटीग्रल डी इक्वल 0, तो जैसे ही आएगा तो डी ऑप्शन बन गया। तो ये थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है, पाथ फंक्शन नहीं, इज अ पॉइंट फंक्शन, इज नॉट द प्रॉपर्टी नहीं, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट और सिस्टम डिफरेंट फॉर डिफरेंट नहीं, गलत दिया था, पाथ फॉलोड नहीं। चलिए ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। चलिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्री परफेक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, बताया था ना कि आपको टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी आ जाए तो टेम्परेचर ओनली हो जाएगा। चलिए, द हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर, Q इक्वल टू आप क्या लिखते हो, MC लिखते हो ना, एमसीपी डेल्टा टी। तो देखो, हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू ये था। इस तरीके से ऑप्शन पूछा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देख लो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट कह रहा है। चलिए, ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैज एयर एट इतना इतना, तो P1 T1 एंड द वॉल्यूम ऑफ V1 during a constant pressure process, if it gives work, वर्क कितना, 54 किलो जूल, द फाइनल वॉल्यूम मस्ट बी। कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, अभी पढ़ा है, तो वर्क क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर P इंटू dV। अरे ये सुन लो, तो वर्क कितना है 54 किलो जूल, तो 10 की पावर 3। प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर है 600 किलो पास्कल, और चेंज इन क्या पूछ रहे, V2, तो भाई V2 माइनस 0.01 V1 हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, तो ये हो गया भाई 50, ये 10 की पावर से कट गया, तो 54 डिवाइड बाई 600 और प्लस में लिख दो 0.01, और जैसे ही करोगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.10 ऑप्शन ए आ गया। तो V2 कितना बन गया भाई, 0.1 मीटर क्यूब। चेक कर लेना एक बार, है ना। ए इतना अरेंजमेंट, वॉल्यूम इतना, ड्यूरिंग कौन सा, इट गिव्स किलो, द फाइनल वॉल्यूम मस्ट बी। तो V2 माइनस V1, तो ये चेंज हो गया, तो 0.1 आ जाएगा। तो चेक कर लेना, आंसर यही आना चाहिए, 0.1 ही अप्रोक्सीमेट, है ना। तो एक बार चेक कर लेना, कभी कोई डाउट्स में ना रह जाए, है ना। 0.1 ठीक है। चलो देखो, ये क्या कह रहा है जी, ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अभी जस्ट अगर आप पिछली बात करो तो वर्क क्या होता है पॉलीट्रोपिक में, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ये कहता है इनिशियल स्टेज P1 V0, तो इनिशियल स्टेज तो ये हो गई, ये तो 0 हो गई, तो बचा क्या, माइनस P 600 और V ये, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइड बाई n की वैल्यू माइनस 1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 किलो जूल आ जाएगा। तो इज आंसर 3 किलो जूल वर्क डन। ऐसे सोचना है। अब बताया फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, तो वर्क हो, हीट हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा, वैल्यू इज 0, तो वर्क डन इज 0। चलिए जल्दी जल्दी करिए। फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी इज रिप्रेजेंट, तो भाई एंथैल्पी लिखा हुआ है, तो H इक्वल टू क्या होता है सर, क्या लिखा था आपने, U प्लस U, ऐसे इंटरनल एनर्जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन, एंथैल्पी इज अ इंटरनल एनर्जी प्लस में इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो देखो U प्लस प्लस आ रहा है, तो यही एक आंसर बच गया। अरे PV इक्वल टू क्या होता है भाई, MRT, बस उन्होंने ये लिख दिया, तो P स्मॉल, अरे वॉल्यूम डिवाइड बाई M इक्वल टू RT, तो P मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इक्वल टू RT, तो क्या बन गया U प्लस RT, तो ऑप्शन हो गया ये बी ऑप्शन। मतलब प्लस का साइन ही देख के कर लेना, एडिशन का साइन देखते जहां पे भी, तो ये नेगेटिव है, क्रॉस क्रॉस, यहां पे नेगेटिव दे दिया, क्रॉस, बात खत्म, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनर्जी इन स्टोर। अब देखिए, आप ये निकालते हो एनर्जी इन स्टोर, DU प्लस में DW, है ना। तो ये किसी सिस्टम में है, आप लोग यहाँ पे किसी सिस्टम में हो आप लोग, तो इस सिस्टम में देखिए क्या कहता है कि जो स्टोर है यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर होगी वो एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो आंसर क्या हो गया भाई, इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होगा, वर्क क्या होगा, फ्लो करेगा, एनर्जी फ्लो करेगा, बट इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, स्टोर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सर थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पूरा हो जाएगा आने वाला, है ना। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, हीट का ट्रांसफर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे हीट का ट्रांसफर होगा ना, यही तो होगा कि सर यहां से Q1 गया, आपको वर्क मिल जाएगा, और हीट का ट्रांसफर हो जाना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। चलिए ये अब आप लोग खुद से करोगे, 2 kg सब्सटेंस रिसीव, ये अभी पढ़ाया नहीं है शायद मैंने, द एवरेज स्पेसिफिक हीट, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, चलो लिख लो,
इतना रिसीव पॉइंट एंड अंडरगो टेम्परेचर चेंज फ्रॉम इतने से इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। 2 kg का मास है, तो 2 kg का मास है, तो भाई डी हीट रिसीव अंडरगो, तो भाई ये क्या है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी की बात कर रहा है। ये 500 किलो जूल है, तो 500 लिख लो 10 की पावर 3। मास कितना है 2, सी का सी लिख लो, डेल्टा टी देखो 200 में से ये गए तो कितना हो गया 1000 बच गया, 100 बच गया। अरे 200 डेल्टा टी कितना होता है T2 माइनस T1, 200 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस बच गया ना, 200 माइनस ये। तो अब इसको उठा के ले, ये 200 तो ये हो गया 500 डिवाइड बाई 200, तो ढाई आ गया, 2.5 किलो जूल आ गया, किलो जूल पर केजी के। तो अगर आप कैलविन ले लो, जो भी लेना तो ये ले लो, बी ऑप्शन आ गया 2.5, ठीक है। अगर सर ये अरे देखो 200 है, अब बच्चा क्या है सर डेल्टा टी बताओ, अरे T2 माइनस T1, 200 माइनस 100 तो 100 डिग्री सेल्सियस। सर कैलविन में बताओ, ले भाई 200 में 273 को तो 473 माइनस 373 है ना, ये तो हो गया ना, ऐड कर लो भाई, तो 100 डिग्री, अब क्या है 100 कैलविन, तो कैलविन लिख लो, डिग्री लिख लो, माइनस में सेम ही आता है, तो बन गया ना कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, दी वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑलरेडी बता चुका हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो P1 log V2 by V1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो P1 by P2 होता ना, तो V2 by V1। चलो पिछली बार ही कराया, देखो ये थर्मोकपल आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भाई 1500 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देख लो भैया, अब आप 30 पे पहुंच गए, आप लोग क्वेश्चंस देखते रहिए, 43 पे पहुंच गए, ठीक है 43 पे पहुंच गए। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, नॉट ए पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन की बात कर रहा, तो यार सीधा सी बात है कि अगर पॉइंट फंक्शन नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, और प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सर वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होगा, और इसमें से एक ही चीज है जो पाथ पे डिपेंडेंट है, वो होता है हीट, इट इज अ नॉट अ पॉइंट फंक्शन। प्रेशर पॉइंट फंक्शन है, टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अ पॉइंट फंक्शन, तो सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया हीट। चलिए, दी एंथैल्पी ऑफ फायर, मैंने बोला भी था एंथैल्पी अगर पूछ रहा है तो भाई एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ऑलरेडी पता है टेम्परेचर है, अरे आप लिखते हो ना H इक्वल टू सी टी, तो भाई ये तो क्या है कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ तो आइडियल गैस बोला हुआ ना, तो टेम्परेचर ओनली। वैसे यार अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के केस में, तो आइडियल गैस के केस में तो आप ये लिखते हो ना H2 माइनस H1 लिखा सपोज, तो ये क्या होता है C T2 माइनस सी, अरे अब जो भी है P लिख लो कांस्टेंट प्रेशर पे T1, तो Cp कॉमन आ जाता है, तो क्या बच गया T2 माइनस T1, तो ये क्या बच गया H चेंज, तो चेंज इन एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैस कंडीशन, तो आइडियल गैस कंडीशन के लिए टेम्परेचर ओनली वर्डिंग बन के अरे यस और नो। चलिए नेक्स्ट आइए, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, और आपको कल बताया भी है, अगर आप केल्विन में निकाल रहे हो तो केल्विन में होता है भाई 273.15 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, किसकी बात हो रहा है, इतने केल्विन। ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रिपल पॉइंट पे होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, तो भाई अगर आप इसको करोगे तो 273.16 केल्विन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बन के आ गया तो अब आप देखो 1 डिग्री पूछ रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो इसमें ऐड कर दो, तो 274.15 केल्विन, तो 274.15 केल्विन आ गया, तो ये आ गया 274.5, तो 274.15 केल्विन बन के आ गया। अरे ठीक है, ये बस 274 इज द आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो लिखा होगा ओपन सिस्टम, देख लो पहले तो लिखा होगा ओपन सिस्टम और फिर लिखा होगा क्लोज सिस्टम, दो चीजें है, एक तो ओपन लिखा होगा क्लोज लिखा होगा। तो देखो ओपन क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है, जो कंप्रेसर्स वाली टर्म होती है, कंप्रेसर हुआ, अब कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर हुआ, आपका पंप हुआ जी, या आपका टरबाइन हुआ, ये सभी चीजें आती है ओपन सिस्टम में। अब देखो कंप्रेसर है, आप कंप्रेस कर रहे हो, आपके घर में कंप्रेसर है ना, यहां पे जाएगा, अरे सीधा सिंपल सी बात है यार, आप अपने रेफ्रिजरेटर है ना उसका कंप्रेसर है, इन होगा तो बाहर जाके भाई आउट भी होगा, अरे हाँ है ना, ये तो कह रहा है। तो ओपन सिस्टम देख लो, इनमें से ब्लड सर्कुलेशन क्लोथ, अरे बॉडी में रह रहा है, फ्यूल सिस्टम अंदर ही है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर अंदर ही है, तो सिर्फ एक बच रहा है एयर कंप्रेसर, तो एयर कंप्रेसर एंड बॉयलर ये आ गया, तो एयर कंप्रेसर एज द ओपन सिस्टम, ओपन एंड क्लोज आ गया, ओपन एंड क्लोज, बॉयलर इज अ क्लोज सिस्टम, तो बन गया भाई
अगर अभी कभी पूछे बॉयलर में क्या होती है भाई, तीन चीजें होती है, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एजेई में यही पूछा जाता है कि बताओ बॉयलर में क्या होता है, तीनों होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों टेक प्लेस करके आ जाना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगर ये पूछे भाई कंप्रेशन एफिशिएंसी इज, तो यार मैं ये कंप्रेशन एफिशिएंसी वाली जो कंडीशन है ये आपकी चैप्टर 2 में मिलेगी, तो चैप्टर 2 तक वेट कर लो। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन की ही बात करेगा, किसकी बात करेगा, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात होगा कैसे, ये मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा आपको कंप्लीट, इस पे जब आएगी क्लासेस तो उसमें बताऊंगा कि कंप्रेशन एफिशिएंसी इज कंपेयर अगेंस्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आंसर अगर आपको चेक करना तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट, देखो ये रहा, विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल इन यूज इन कंस्ट्रक्शन, तो आइडियल गैस थर्मोमीटर। आपको जब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि भाई कांस्टेंट है, जब आप आइडियल गैस को मेजरमेंट करते हो, है ना, तो जैसे प्रेशर कांस्टेंट, तो उसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये सभी चीजें अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करता है, इंडिपेंडेंट और मटेरियल, तो इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, तो आइडियल गैस थर्मोमीटर, करेक्ट ना, तो आइडियल गैस थर्मोमीटर की कहानी हो जाएगी। चलिए, ये 270 नहीं है, ये इसको कट कर लेना, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, दिस वन इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो याद करो, द प्रेशर ऑफ एयर इन ऑटोमोबाइल टायर एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, और ये लिख देना 87 डिग्री। और तो भाई ये तो इजी हो गया, अब तो ये आप लोग कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ऑलरेडी डन, मैं लिख देता हूं, ये भाई करवा चुका हूं यार। कैसे सर, देखो क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो इसने खुद बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अभी प्रीवियसली पढ़ा है आपको कि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो V1, तो ये बन जाएगा P1 इक्वल टू T1 अपॉन में क्या बन जाएगा P2 अपॉन में T2। अब प्रेशर वन देखो क्या कहता है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T1 27 है, तो कैलोरी में चेंज करो तो 273 में ऐड कर दो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, 300 डिवाइड बाई 87 में 273 ऐड करो, तो 7 3 10 7 15 6, और ये 360 आ गया, 360 लिख दो, कोई नहीं, ठीक है। P1 देखो क्या कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से, P1 कितना भाई 1.7 बार, और अरे हाँ या ना, तो 1.75 बार कह रहा है, तो 1.75 बार और प्लस में 1.01 को ऐड कर दे तो 2.76 आ जाएगा, और अब आपको फाइंड आउट करना है P2, ठीक है। तो ये P एब्सोल्यूट है भाई, P1 एब्सोल्यूट, P1 एब्सोल्यूट, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे भाई, तो आप इसको सोल्व करिए, डिवाइड बाई 300, तो बेटा ये आ जाएगा P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.312 आ जाएगी बार में। अब बच्चा इसको कहेगा ये तो एब्सोल्यूट है भाई, सुन लो ये एब्सोल्यूट की टर्म में है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट की टर्म है, तो सीधा उसका तो मन भरेगा, अरे 3.1 के आसपास है, डी पे टिक कर दो। नहीं, कॉन्सेप्ट देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द गेज प्रेशर, किसकी बात कर रहा है ये, गेज प्रेशर, तो भाई P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमोस्फियर और प्लस में P गेज होता है। अगर मैं P गेज की बात करूं तो एटमोस्फियर इधर आ जाएगा, तो 3.312 माइनस 1.01 इक्वल टू P गेज, तो भाई ये माइनस कर दो 1.01 के, तो 2.32, तो P गेज इज नथिंग एज 2.30 बार आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन बन के आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया। ऐसा टाइप का क्वेश्चन निकला जाता है। चलिए, ये थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये बाद में देखेंगे अपन लोग, बिकॉज ये क्वेश्चन है कुछ लेवल के, ठीक है, ये अभी आपको पढ़ाया नहीं, और जब आपको पढ़ाए नहीं गए तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ये भी नहीं पढ़ाया गया, ये भी नहीं पढ़ाया गया, तो अभी नहीं पढ़ाया गया। तो 50 क्वेश्चंस का टारगेट था बेटा मेरा पहले, तो 50 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डन करा दिया आपके, तो ऐसे क्वेश्चन फिर कल, तो क्लासेस ज्वाइन करो, देखो क्लासेस को ज्वाइन करो 3 PM पे, किस पे, 3 PM पे आओ और क्लासेस को ज्वाइन करो यार, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो इसी के लिए आप AEJE चैनल देखो, यार AEJE पे JEE की तैयारी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी हो सकता है फटाक से जाइए और ज्वाइन करिए। ओके बेटा, तो अब फिर मिलते हैं कल 3 PM, और हाँ एक चीज का ध्यान रखिए, वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को भी साथ में। और दूसरी बड़ी बात, एक चीज का ध्यान रखना
कि जो आपका ये डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक में जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। करेक्ट ना? तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे, काम बन जाएगा आपका बेटा। ठीक है, तो वहां पे आपको हर एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, सभी चैनल का, जहां से, और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो जाके, हम कमेंट बॉक्स में जाके देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है वो हमसे आप पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एई जेई की, तो एड अंकल जेई की तैयारी। थैंक यू सो मच।